तो क्या था लास्ट क्वेश्चन वो कि ये जो नंबर है इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो क्या आया था 2⁶ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, राइट। और हमने बोला था कि क्वेश्चन ये था कि इसको कितने तरीके से दो फैक्टर्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। इसको कितने तरीके से दो फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि सवाल ऐसा है कि जैसे 12 को हम 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ये तीन तरीके। लेकिन मैं अगर और आगे लिखते जाऊं, जितने भी तरीके से लिख सकता हूं, तो ऐसे लिख पाऊंगा, है ना। और अगर तुम ध्यान दो तो इस तरफ जितने भी नंबर्स लिखे, एक तरफ वाले में नंबर्स लिख रहा हूं, दीज आर ऑल डिवाइजर्स ऑफ 12। कोई छूटा है? नहीं, 12 के सारे डिवाइजर्स लिखे, है ना। तो बेसिकली उसके आधे तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो फैक्टर्स, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका एक डिवाइजर लो तुम, फॉर एग्जांपल 6 लिया, यानी मैंने एक डिवाइजर 2 इंटू 3 लिया, तो इसका एक दूसरा डिवाइजर अपने आप बच जाएगा जो कि ऐसा होगा, जिनको प्रोडक्ट करने पे ये नंबर खुद मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैंने एक डिवाइजर सेलेक्ट किया तो दूसरा डिवाइजर अपने आप बच जाएगा जिनका प्रोडक्ट करके ये नंबर मिल रहा है ना। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, सिमिलरली मैं ये सेलेक्ट कर लेता तो ये बच जाता, है ना। ये सेलेक्ट किया तो ये बचा था, ये सेलेक्ट करता तो ये बच जाता, बट बोथ ऑफ देम आर लीडिंग टू द सेम काइंड ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ 14400। इसलिए जितने भी डिवाइजर्स हैं उसके आधे कर लो। तो इसके डिवाइजर्स हमने देखे थे 7 इंटू 3 इंटू 3 63 थे, बट इसके आधे तो अब 31.5 आने लग जाएगा। ये क्या दिक्कत होगी? तो दिक्कत ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल 36 को समझो, ये क्या लिखा हुआ है? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, 18 इंटू 2, 36 इंटू 1, राइट। अब यहां ध्यान दो, ये रिपीट नहीं हो रहा, बाकी सब रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट नहीं हो रहा? बिकॉज नंबर जो है वो सेम बन जाता है ना। तो एक काम करते हैं, ये रिपीट नहीं हो रहा तो इसको रिपीट करवा देते हैं, उसके बाद आधे हो जाएंगे। तो रिपीट नहीं हो रहा तो एक बार रिपीट करा दो और उसका हाफ। 32 वेज से हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू फैक्टर्स। ओके, तो उस पार्ट का आंसर हो गया आंसर 32। चलो, अब इस चैप्टर का जो टाइटल था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो टाइम आ गया कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है वो जाने, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है वो जाने। तो परम्यूटेशन रेफर्स टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट आर पॉसिबल। कुछ चीजें हमें दी हुई हैं, उसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, वो परम्यूटेशन बताता है। यानी वो ये बताता है किस ऑर्डर में, कितने ऑर्डर में कुछ चीजें लिखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल 3 चीजें दी हैं ए बी सी, तो इसको ऑर्डर में लिखने का ए बी सी एक तरीका हो गया, एक ए सी बी तरीका हो गया, एक बी ए सी हो गया, एक बी सी ए हो गया, एक सी ए बी हो गया, एक सी बी ए हो गया। तो ये 6 तरीके हैं जहां हम ऑर्डर चेंज कर करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन का मुद्दा क्या होता है? यही कि ये तरीके कितने हैं ये काउंट कर। ठीक है,
अगर ऑर्डर चेंज हो गया, जैसे इसमें और इसमें ऑर्डर चेंज हो गया, बी और सी का ऑर्डर चेंज हो गया, तो हमें नया परमुटेशन मिल जाता है। ये एक परमुटेशन था, ये एक नया परमुटेशन। वाई? बिकॉज ऑर्डर इज चेंज। ठीक है। इसके बाद कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, कि कितने तरीके से हम चीजों को ग्रुप कर सकते हैं। अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ग्रुप करने से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 3 चीजें दी हैं अगेन ए बी सी, और मेरे से बोला है कि मेरे को 2 का ग्रुप बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं ए बी का एक ग्रुप बना दें, ठीक है, ए सी का एक ग्रुप बना दें, बी सी का एक ग्रुप बना दें। इसके अलावा कोई ग्रुप पॉसिबल नहीं है। कोई बोले कि बी ए का ग्रुप बना दें, नो, दिस इज नॉट ग्रुपिंग, दिस इज अरेंजमेंट, है ना। तुमने ये ऑर्डर चेंज कर दिया, इससे ग्रुप चेंज नहीं हुआ। एक ग्रुप में कौन कौन शामिल है, किस ऑर्डर में लिख रहे हो, जैसे सेट्स में हम लिखते हैं ए कॉमा बी या बी कॉमा ए, दिस इज सेम ग्रुप। ठीक है, इसमें ऑर्डर से हमें फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ये होता है। तो जैसे ये 3 चीजें थी, उनमें से 2 का ग्रुप बनाना था, तो ये 3 तरीके थे। लेकिन 2 चीजें अगर मैं इन 3 चीजों में से अगर मेरे को 2 चीजें अरेंज करनी होती, परमूट करनी होती, तो एक ए बी तरीका था, एक बी ए था, एक ए सी था, एक सी ए था, एक बी सी था, एक सी बी था। तो परम्यूटेशन के 6 तरीके थे, है ना, अरेंज करने के 6 तरीके थे। लेकिन सेलेक्ट करने के यानी ग्रुप करने के कितने तरीके थे? केवल 3 ही तरीके थे। ये जो ए बी का ग्रुप था, इसको हम 2 तरीके से अरेंज कर पा रहे थे, ए बी एंड बी ए। ये ए सी का जो ग्रुप था, इसको भी 2 तरीके से अरेंज कर पा रहे थे। ये बी सी का जो ग्रुप था, उसको भी 2 तरीके से अरेंज कर पा रहे थे। ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स। सिंबल्स, 2 इंपॉर्टेंट सिंबल्स। तो पहला सिंबल है हमारा NPR। ठीक है, तो NPR एक सिंबल है जिसका मतलब हमने डिफाइन किया। हम इंसानों ने इसका मतलब डिफाइन कर दिया कि आज के बाद ये दिखाएगा कि नंबर ऑफ वेज इन विच आर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ n थिंग्स। ठीक है, तो इट स्टैंड्स फॉर number of ways in which are things can be arranged out of n different things. ओके, ये डेफिनेशन है कि एनपीआर को इस तरीके से हमने डिफाइन किया, हमने खुद डिफाइन किया कि एनपीआर जो है, आज से इसका मतलब है कि अगर n चीजें हैं तो उनमें से 8 चीजों को, n डिफरेंट चीजें हैं तो उनमें से 8 चीजों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू हमने खुद डिफाइन किया इसे, तो इसकी वैल्यू हम डेफिनेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं कि एनपीआर कितना होगा। तो पहली बात, n चीजें हैं, इनमें से 8 चीजों को मेरे को अरेंज करना। तो ये सपोज हमारे पास R पोजीशन है ना, R पोजीशन से इनको अरेंज करना है मेरे को n चीजों को। तो पहली पोजीशन पे n में से कोई भी आ सकता है ना।
दूसरे पोजीशन के लिए मेरे पास ऑप्शन है n-1 जो बचे हुए चीजें हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। तीसरी जो है उसके लिए n-2 ऑप्शन है। चौथी जो है उसके लिए n-3 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो फोर्थ के लिए हमारे पास n-3 ऑप्शन, थर्ड के लिए हमारे पास n-2 है। तो rth के लिए कितने होंगे? तो देखो एक कम माइनस किया है, यानी n-r+1 है ना। ये क्या लिखा हुआ है? n में से 4 घटा दो और एक ऐड कर दिया, n में से 3 घटा दो और एक ऐड कर दिया, है ना। तो वी हैव दीज मेनी ऑप्शंस। तो टोटल तरीके कितने हो गए? तो ये हर वॉइड फिल करने के बाद हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, राइट। सो NPR will be equal to n into n-1 into n-2 into n-3 and so on up to n-r+1। तो ये NPR की वैल्यू है, ठीक है। अब ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसे, या दूसरे तरीके से बोलूं तो इसको देखने में मैं अच्छा बना सकता हूं अगर मैं ऊपर नीचे n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूं। क्यों? क्योंकि अब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये आएगा n-r, है ना, इंटू n-r-1 और ऐसे करते करते 1 तक। तो ये पूरी चीज अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हमें दिखेगा कि ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है और नीचे फैक्टोरियल n-r। तो ये काफी छोटे से एरिया को यूज करके हम लिख पा रहे हैं और देखने में ऐसा लग रहा है पहले वाले से बेहतर लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ NPR। और NPR हमने क्या डिसाइड किया था, क्या होता है? नंबर ऑफ वेज इन विच r things can be arranged out of n different things। ओके, अब दूसरा इंपॉर्टेंट सिंबल हमारा NCR। तो ये दिखाता है नंबर ऑफ वेज in which a group of r things can be selected out of n different things। ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं कि n चीजें हैं, उनमें से r चीजें हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको अरेंज नहीं कर रहे। तो इस पार्ट में आके लोग कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं एक एग्जांपल की तरह एक मतलब कुछ नंबर्स लेके समझाता हूँ कि मान लो 5 चीजें हैं A, B, C, D एंड E। कम चीजें ले लेते हैं, 4 ही लेते हैं, A, B, C एंड D। अब इनमें से मेरे को 3 चीजें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आई कैन हैव ABC, I can have A, B, D, देन मैंने B मिस कर दिया, मैंने C मिस कर दिया, मैंने B मिस कर दिया। अब मैं C मिस कर दिया और D मिस कर दिया, अब मैं B मिस कर रहा हूँ, ABC, फिर BCD, ठीक है। 4 में से 3 चीजें सेलेक्ट करेंगे, यही तरीका है ना। तो देयर आर 4 वेज इन विच 3 थिंग्स कैन बी सेलेक्टेड। अगर यही तुमसे पूछा होता कि नंबर ऑफ वेज इन विच इनमें से 3 चीजें हम यहाँ पे अरेंज कर पाए, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं।
यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होते, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते, तो देयर आर 24 वेज, है ना। या फिर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा 4p3 यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, 24 वेज, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सेलेक्ट करने के तरीके थे 3, ये अरेंज करने के तरीके थे 3, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। अब एनसीआर की वैल्यू कितनी है, तो डिफरेंस समझ में आ गया ना एनपीआर और एनसीआर। तो इधर देखो ध्यान से, ये जो 3 चीजें हमने 4 में से अरेंज करी यहाँ पे, इसको करने के लिए एक दूसरा आदमी आके ऐसे बोल सकता था कि 3 चीजें यहाँ अरेंज करनी है ना, तो पहले एक काम करते हैं, 3 चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अरेंज करेंगे। मतलब उसने बोला कि चलो एबीसी को सेलेक्ट किया और उसको यहाँ पे 3 पोजीशन पे फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज किया जा सकता है ना, यानी 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। बोला नहीं तो हम ए बी डी को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगेन इसको फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर सकते हैं, या फिर हम ए सी डी को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगेन इनको फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर सकते हैं, या फिर हम बी सी डी को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको अगेन फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर सकते हैं। तो इन ऑल देयर आर 24 फैक्टोरियल 3 into 4 वेज ऑफ अरेंजमेंट। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। तो पहले आदमी ने क्या किया, 4 में से 3 चीजें सीधे सीधे उठा के अरेंज कर। दूसरे आदमी ने क्या किया, 4 में से 3 चीजें अरेंज करनी थी, तो उसने बोला पहले 3 चीजें सेलेक्ट करते हैं फिर अरेंज करते हैं, है ना। यानी टोटल अरेंजमेंट ये जो 24 तरीके थे 4 में से 3 चीजें अरेंज करना, उसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन छुपा हुआ था, है ना। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट जो हमें दिख रहा है वो है कि कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं वो निकालो, कि भाई यहाँ पे 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते थे। अब एक पर्टिकुलर सिलेक्शन को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो एक पर्टिकुलर सिलेक्शन को 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो 4 सिलेक्शन को 24 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई अगर हमसे बोले एनसीआर क्या है, एनसीआर है नंबर ऑफ वेज in which are things can be arranged out of, दोबारा से लिखूं, are things can be selected out of and different things। एनपीआर क्या था, एनपीआर था नंबर ऑफ वेज in which are things can be arranged out of and different things। तो जो दूसरा आदमी आया उसने क्या बोला कि पहले 8 चीजें सेलेक्ट कर लो उसके बाद उनको अरेंज कर ले, है ना। तो नंबर ऑफ वेज इन विच आर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ एन थिंग्स विल बी इक्वल टू number of ways in which are things can be selected out of n things। इससे उसने क्या निकाला कि कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसने बोला कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, कि एक सिलेक्शन को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है।
ways of arranging a particular selection. यही किया ना हमने कि 4 में से जब हमें 3 चीजें अरेंज करनी थी तो 4 में से 3 सेलेक्ट कर ली, 4 तरीके से की जा सकती थी और हर एक को अरेंज कर दिया। हर एक को अरेंज करने का फैक्टोरियल 3 तरीका, तो 4, तो कितने तरीके से सेलेक्ट किया मल्टीप्लाइड बाय एक सिलेक्शन को कितने तरीके से अरेंज किया, वो टोटल परमुटेशन हुआ। यानी NPR विल बी इक्वल टू, इसको हमने नाम दिया है NCR जो हमें निकालना है, और R चीजें हम सेलेक्ट कर चुके हैं, उनको फैक्टोरियल R तरीके से अरेंज किया जा सकता है, राइट। तो हमें NPR की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से NCR की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो NCR आ जाएगा NPR विच इज फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R। ठीक है, तो देखो NPR को हमने डेफिनेशन से निकाला, NCR को हमने डिफाइन किया, फिर हमने देखा वो NPR में छुपा हुआ है ना, तो वो भी एक तरीके से हमने डेफिनेशन से निकाल लिया। अब मैंने पहले बोला था कि दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला क्या इंपॉर्टेंट था, मल्टीप्लाई कब करना है और ऐड कब करना है वो जानना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि NCR और NPR क्या क्या है, क्या डिफरेंस है उसमें। गलती से NCR की जगह NPR कहीं ना लिखे, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस पे पहला सवाल लेते हैं। इन अ पार्टी there are 100 gentlemen. How many handshakes will be there? ठीक है, जेंटलमैन बोला है, सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। हो गया, 100 लोग हैं, उनमें से कोई से भी 2 सेलेक्ट करें, हमें हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक हैंडशेक मिलेगा। कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे, एक मिलेगा। तो 2 अलग अलग सेलेक्ट करने के तरीके थे, है ना। दूसरा आदमी कोई ऐसे ही बोल सकता था कि पहला आदमी कितने लोगों से हाथ मिला रहा है, 99, दूसरा आदमी 99, तीसरा 99, तो 100 लोग सब 99 लोगों से हाथ मिला है ना। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ रुक जाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर लोग थे तो तुमने इसके 99 हैंडशेक्स जो काउंट किए, तुमने बोला A और B का एक हैंडशेक हुआ, ये काउंट किया, और भी हैंडशेक काउंट किए। ऐसे ही जब B के काउंट किए तो तुमने B और A का काउंट किया यहाँ पे, लेकिन ये तो एक ही हैंडशेक था। सो एवरी हैंडशेक इज काउंटेड ट्वाइस इन दिस। एक पार्टी जब हाथ मिला रहा था दूसरे पार्टी से, तो दूसरे पार्टी में भी तुमने काउंट किया, है ना। तो दिस डिवाइडेड बाय 2 करके भी हम बोल सकते हैं। अगला सवाल,
there are n points in a plane. No three of which are collinear. Find बोला हुआ है कि n पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, इनमें से कोई से भी 3 कोलिनियर नहीं है, यानी n में से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो, एक लाइन बन जाएगी उससे, है ना। सिमिलरली ट्राइंगल बोला हुआ है तो n में से कोई से भी 3 सेलेक्ट कर लो, हर नए 3 सिलेक्शन पे एक नया ट्राइंगल मिलेगा, है ना। यही सवाल हो सकता था कि फाइंड नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, ठीक है। हमें पता है एक सर्कल पास कराने के लिए, सर्कल बनाने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, है ना। कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 3 पॉइंट चाहिए, एग्जैक्टली 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास हो जाएगा, तो उसका आंसर भी NC3 हो जाएगा, है ना। ट्राइंगल बन रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि NC3 से ट्राइंगल बन रहा है, तो हर ट्राइंगल का एक सर्कम सर्कल होता है ना। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, तो एक पॉलीगॉन है उसके n साइड, तो एक बना लेते हैं पॉलीगॉन कुछ फिक्स नंबर ऑफ साइड्स का, इसके डायगोनल्स कितने हैं, तो ये कितना साइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टागन, ठीक है। तो इसके 7 वर्टेक्स हैं, है ना। 7 वर्टेक्स में से कोई से भी 2 सेलेक्ट करो, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, वी विल गेट अ डायगोनल, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, वी विल गेट अ डायगोनल, ये किया वी विल गेट अ डायगोनल, है ना। लेकिन यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है, अगर मैंने ये किया सेलेक्ट और ये किया तो डायगोनल नहीं मिलता, है ना। ऐसे कितने सिलेक्शन पॉसिबल है,
तो ऐसे एग्जैक्टली 7 सिलेक्शन पॉसिबल है कि ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, या फिर ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, या फिर ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। उससे हमें साइड मिल रहा था, तो 7C2 - 7। तो यहाँ एन साइडेड पॉलीगॉन में से NC2 से हम कोई से भी 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। हर 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे एक डायगोनल मिलेगा, एक्सेप्ट n टाइम्स ऐसा हो रहा होगा जब हमें साइड मिल रहा होगा। ठीक है, इसके बाद 10 पॉइंट्स दिए हैं एक प्लेन में। इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट 4 को छोड़ के, है ना। तो ऐसा है कुछ कि 4 पॉइंट इस तरीके से और बाकी 6 मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी 3 कोलिनियर ना बने, लेकिन जैसा भी बन गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो कितनी लाइंस बनी? तो एक तरीका है कि इन 6 में से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो, तो एक लाइन बन जाएगी। या फिर, अब ध्यान दो, मैं या बोल रहा हूं इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूं, या फिर एक पॉइंट यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं और एक यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों काम कर लेते हैं तो एक लाइन बन जाएगी, है ना। दोनों काम करने के बाद लाइन बनेगी, यानी 6 में से एक सेलेक्ट करूंगा और बचे हुए 4 में से एक सेलेक्ट करूंगा, ये दोनों काम करने के बाद काम कंप्लीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई। या फिर इन 4 में से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो, सेम ही लाइन बनने वाली है, कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो, एक ही लाइन बनने वाली है, यानी +1, क्योंकि लाइन तो केवल एक ही बनने वाली है, कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते थे, इधर ध्यान दो, कि इस 10 में से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो, हमें एक नई लाइन मिलने वाली। लेकिन ऐसा करते टाइम हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि इन 4 में से अगर मैं कोई से भी 2 सेलेक्ट करता तो हमें हर बार अलग लाइन नहीं मिलती। तो इन 4 में से अगर कोई से भी 2 सेलेक्ट करता, इतनी लाइनें मैंने एक्स्ट्रा काउंट की हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। अच्छा, इतनी एक्स्ट्रा काउंट नहीं करी, एक लाइन तो बन ही रहा था इससे, इन चारों से बनने वाली जितनी भी लाइन थी उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन एक तो बन ही रहा था ना, है ना। ओके अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो अगेन इस तरीके से कर लो कि इन 6 में से कोई से भी 3 सेलेक्ट कर लो, एक ट्राइंगल बन जाएगा। या फिर यहां से कोई 2 सेलेक्ट कर लो और यहां से कोई एक सेलेक्ट करो, एक नया यूनिक ट्राइंगल बनेगा, है ना। या फिर इन 6 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो और 4 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, एक नया यूनिक ट्राइंगल बनेगा। या फिर ये जो 4 थे इनमें से कोई से भी 3 सेलेक्ट कर लो, ट्राइंगल बनने ही नहीं वाला, 0, है ना। यार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, क्लैरिटी के लिए मैंने लिखा है। कि किसी ने ऐसा लिख दिया कि 4 में से 3 सेलेक्ट कर लो, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें 0 लिखना है, कि में से कोई से भी 3 सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया और ये सेलेक्ट कर लिया, तो उससे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, 0 ट्राइंगल।